अच्छा, तो अभी कनेक्शन हमारा ड्रॉप हो गया था, हम डिस्कस कर रहे थे लो डॉट एब्जॉर्बिलिटी और लो परमेबिलिटी। लो परमेबिलिटी का मतलब ये को जिस तरह परमिटिविटी होती है तो मैग्नेटिक फील्ड उधर से और ज्यादा उतनी जो आपकी गुजर सकती है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो आपके पास ऐसी हो जिसकी लो परमेबिलिटी, क्योंकि जब करंट कैरिंग वायर होती है तो करंट कैरिंग एक प्रति फैराडेज लॉ और एम्पियर्स के आपके पास जितना करंट गुजर रहा है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो आपके इंसुलेटर जो है वो भी ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड को अलो ना करे, अदरवाइज वो मैग्नेटिक फील्ड अगले कंडक्टर में करंट को जनरेट करवा सकती है और उससे वो इस तरह एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो है आपको उन चीजों से सेव करना है अपने आप को। नॉन इनफ्लेमेबल ये एक कंडीशन है, चाहिए होती है। नॉन इनफ्लेमेबल का ये को ऐसे मटेरियल ना हो कि उसको थोड़ी सी चिंगारी मिले और एकदम आग लग जाए। इससे जो है ना नुकसान ये होता है कि इनकेस अगर कहीं शॉर्ट वार्ट हो भी जाए तो वो वहां पर हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से फिर वो आग लगना शुरू हो जाएगी। अगर नॉन फ्लेमेबल होगा तो वो काफी हद तक रेजिस्ट कर जाएगा। अगर उसी को आग लग जाएगी तो पूरी वायर को आग लगती जाएगी और फिर वो पूरा सिस्टम एकदम बैठ जाएगा। तो ये एक नुकसानदायक अमल होता है। तो एक नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए आपका, ये कंडीशन है। दूसरी केमिकल स्टेबिलिटी उसकी हो, मतलब उसकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी हो कि वो इतने हाई वोल्टेज पे जब आए तो उसकी स्ट्रक्चर में ऐसे ना हो कि डाइलेक्ट्रिसिटी या उसकी रेजिस्टिव में कमी आ जाए, ये ऐसे ना हो। केमिकल स्टेबल हो, ऐसे कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह ना करे एज पर दी वोल्टेज। जिस तरह हम करते हैं ना कि आप एक वाटर टैंक में आप अगर नमक डाल के वो लगाते वोल्टेज देते हैं तो वो आयन टूटना टूटना आ जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से ना अपने अपने अलग अलग साइडों पे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो चीजें केमिकली स्टेबल नहीं है, मतलब जैसे ही वो आप आयन को एक्सपोज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे आयंस में कन्वर्ट ना हो रहा हो वो, इस तरह वो पोलैरिटी क्रिएट कर देंगे, वो एक वो इशू है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो अगेन, ये जो डिजायरेबल है कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, यस सर। हाँ हाई हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है यस सर। इम्पोर्टेंट है। कैपेबिलिटी ऑफ विथस्टैंड हाई वोल्टेज, कि हाई वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकें। हाई टेंसर स्ट्रेंथ एंड प्लास्टिकटिविटी प्लास्टिसिटी, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ हो ना वो ओवरऑल बहुत ज्यादा हो। तो ये जो है आपके पास ओवरऑल 10 जो है ना एक इंसुलेशन प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक होनी चाहिए इंसुलेटर में, जो कि केबल में यूज होती हैं ओवर द कोर, मतलब कोर के साथ जो केबल में इंसुलेशन मटेरियल यूज होता है उसकी ये 10 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अच्छा, नाम ऐसे ही है कि लगे इस रहा है कि पता नहीं क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल लो हम लकड़ी की बात करें, वुड, तो वुड जो है वो आपका उसकी रेजिस्टिविटी हाई है डायलेक्ट, मगर उसको जो है ना वो मैकेनिकली इतना वो फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वुड तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मगर वो दूसरा फ्लेमेबल है, मतलब लकड़ी को आग जल्दी लग जाती है, तो उसका ये ऐसे चीजें हैं, मगर उसकी रेजिस्टिविटी है। मगर एक चीज होती है, अब फिर आता है कि भाई मटेरियल कौन कौन से हैं कि जो इंसुलेशन के लिए यूज हो सकते हैं कि जिनमें इस तरह की प्रॉपर्टी हो। अगेन मैं आपको बात कर दूं कि रियल लाइफ में ऐसे कोई चीज नहीं होती कि वो परफेक्ट हो जो कि हमें चाहिए हो। हम हमेशा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, या थोड़ा सा केमिकली भी चीज़ों को आगे पीछे, मतलब उसके कंपाउंड वगैरह बना के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें बना देते हैं। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आते हैं हम जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल कॉमनली यूज हम भी करते हैं, अक्सर हम भी घरों में चप्पल वगैरह पहनते हैं तो कहते हैं प्लास्टिक की पहनो ताकि वो आपके पास ना करंट वगैरह से बच सकते हैं। अगर कभी शॉर्ट वगैरह की मसले मसाइल होते हैं ना, वो शॉर्ट इंडिकेट कर रहा होता है तो कहते हैं कि आप जो पाँव जमीन पे ना ऐसे ना चलो, विथ प्लास्टिक या लकड़ी की किसी चीज पे चलो, तो क्या है उनकी इंसुलेशन जो रेजिस्टिविटी हाई है। तो पहला मटेरियल है हमारे पास रबर। अच्छा उजैर, उसको मुबशिर को मैसेज करो अब कनेक्ट हो जाए, अभी दूसरा लिंक है। ठीक है, तो पहला चीज जो है वो है आपके पास
वो रबड़ पहला मटेरियल है ये। ठीक, तो रबड़ में क्या है, रबड़ में एक चीज होती है पॉलीमर्स, कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोपेरिन विथ माइनर इम्प्योरिटीज ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर। अच्छा, उसकी टेम्परेचर रेंज जो है -25 से लेके 65 तक है। दे रेडिली एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सॉफ्ट एंड लायबल टू डैमेज ड्यू टू द रफ हैंडलिंग एंड एजेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। अच्छा, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, मगर उसकी जो प्रॉपर्टीज, जो एक तो ये है कि पॉलीमर्स उसमें आपके पास होते हैं, और जो साथ ही साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोफ्रेन के पॉलीमर्स होते हैं उसमें, और जो माइनर इम्प्योरिटीज होती हैं ऑर्गेनिक की, और थोड़ा बहुत उसमें वाटर के कंपाउंड्स होते हैं। क्योंकि जो आपके प्लास्टिक जो निकलती है ना, रबड़ रबड़ अगर आप लोगों ने देखे, ये एक दरख्त के वो काटा जाता है, ये आप है ना नीचे, इसलिए एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे कि ये ऐसे निकाला जाता है, ये दरख्त का जो कोई कंपोजिशन है उससे निकल रहा है। और चिकन वगैरह भी जो बनते हैं ना हाई क्वालिटी के, वो इसी तरीके से कुछ जो स्पेशल दरख्त है जिनके इस तरह की चीजें निकलते हैं, फिर उसको पकाया जाता है और प्रॉपर तरीके से। तो इसमें ये है, इसकी जो टेम्परेचर रेंज है -25 to 65। तो ठीक है, ये भी एक हिसाब से इंसुलेटिंग मटेरियल तो है, मगर उस लेवल का नहीं है जो हमें चाहिए, जिसकी रेजिस्टिविटी भी हो, मैकेनिकली भी स्ट्रांग हो। ये तो है ही लिक्विड टाइप, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या किया जाता है, अच्छा इसमें दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि ये डैमेज हो जाता है जब उसको मतलब जो आपके धूप वगैरह में लाइट से एक्सपोज होता है, तो उससे ये आहिस्ता सा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी थी नुकसानात है, मगर नो डाउट एक चीज बेसिक तो है, फिर इसकी कंपोजिशन की जाती है। अच्छा, दूसरा है वल्कनाइज इंडिया रबर। अच्छा, ये एक थोड़ा सा स्पेशल मतलब एक दूसरा टाइप का इंसुलेटर है। अच्छा, इसमें क्या, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिक्सिंग प्योर रबर विथ मिनरल कंपाउंड लाइक जिंक ऑक्साइड, रेड लीड and sulfur and heated up to 150 degree centigrade. It's has great mechanical strength and durability compared to pure rubber. अब क्या करते हैं, जो प्योर रबर जो यहाँ पे आपको नजर आया था ना, ये वाला, ये वाला जो निकल है दरख्त से, इसकी क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि ये चीजें परफेक्ट तो नहीं होती, मगर हम क्या करते हैं फिर अपने हिसाब से इन चीजों को फिर बनाते भी हैं। केमिकल प्रोसेस इतनी स्टडीज हो चुकी हैं कि इतनी आपकी कौन सी चीज में क्या मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, तो ये सारी चीजें जो है ना आपके पास होते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ है कि आपके पास जो प्योर रबर है ना, उसको क्या किया जाता है, जिंक ऑक्साइड, लीड, रेड लीड एंड सल्फर को मिलाकर उसको 150 डिग्री तक हीट अप किया जाता है। तो इससे आपकी जो एक वो बनता है, रबड़ बनता है, इसको वल्कनाइज्ड इंडिया रबड़, VIR के नाम से मतलब ये इंसुलेटिंग मशहूर है। और वो जो है आपके पास उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल रबड़ जो कि अभी हम देख रहे थे, उससे कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमारे पास एक बेहतर फॉर्म में अब इंसुलेटिंग मटेरियल एक VIR के फॉर्म में आ गया, जो कि केबल्स में यूज किया जाता है। अच्छा, सल्फर रिएक्ट्स विद कॉपर, क्योंकि सल्फर का रिएक्शन कैसा होता है कॉपर के साथ, तो टेंट सल्फर कंडक्टर्स आर यूज, तो सल्फर कंडक्टर्स की वजह टेंट किया जाता है ताकि वो रिएक्शन ना कर सके सल्फर से। तो ये थोड़ा बहुत ना मटेरियल इंजीनियरिंग का रोल यहाँ पे, स्पेशली जब ये बनती है ना केबल्स वगैरह, उनका रोल बहुत ज्यादा है। तो आपके सामने जो है दूसरा है, ये एक टाइप का है बिटुमिनाइज्ड या इम्प्रिग्नेटेड पेपर। मतलब इसमें क्या होता है, आपके पास एक पेपर इंसुलेशन मटेरियल है। ठीक है, अब ये एक ऐसा जो है आपके पास मटेरियल है जो कि अगेन एक पेपर है, पेपर के एक समझ के स्पेसिफिक टाइप है जिसकी इंसुलेशन हाई है और इसकी कॉस्ट कम है, मगर इसकी कैपेसिटेंस भी कम है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है एंड हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। The only of the is hygroscopic. For this reason, the paper insulation is always provided protective covering.
अब इसमें सारी चीजें हैं जो एक क्या कहते हैं कि उसमें होने चाहिए, मगर इसमें एक इश्यू है। वो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है वो ऐसी चीज है जो मॉइस्चर को या एयर को जो मतलब मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करता है। तो इससे फिर उसकी जो कैपेबिलिटी है ना इंसुलेटिंग वगैरह, वो कम हो जाती है। तो इस वजह से इसको फिर अगेन इस पेपर की इंसुलेशन को एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई जाती है, इंसुलेशन लगाई जाती है, ताकि ये एब्जॉर्ब ना कर पाए। ये ऐसे ही है ना, जिस तरह आपका जो नॉर्मल पेपर होता है ना, हम सिर्फ नॉर्मल पेपर की बात करें तो उसकी जो उससे करंट पास नहीं होता बेशक कितना भी छोटा हो, क्योंकि उसकी इंसुलेशन हाई है। उसकी कॉस्ट भी पेपर रिलेटिवली जो है ना वो सस्ता होता है। ठीक है, पेपर और उसकी डाइलेक्ट्रिक बहुत हाई, जो कि एक एक आइडियल हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल में चाहिए होती है। जो हम प्रॉपर्टी पढ़कर आए हैं ना इंसुलेटिंग मटेरियल्स की कौन सी होनी चाहिए, तो उसमें ये सारी चीजें हैं। पर जो इसका डिसएडवांटेज है कि क्योंकि पेपर जैसा है ना, उसमें आप पानी डालें उसको थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है। तो ये चीज है ना, मॉइस्चर वगैरह में एयर में अगर होती है या कहीं पे उसमें, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी और जो हाई रेजिस्टिविटी वगैरह वो सारी डाउन हो जाएगी, और वो अगेन नुकसानदायक। तो उस मॉइस्चर से बचने के लिए फिर उसके ऊपर एक इंसुलेशन पेपर के ऊपर लगाई जाती है, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो एक तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। अच्छा, इस तरीके से एक और मटेरियल है, वर्निश कैम्ब्रिक। दिस इज सिंपली द कॉटन क्लॉथ इम्प्रेग्नेटेड एंड कोटेड विथ वर्निश। ठीक है, इस तरीके से जो एक वर्निश के, अभी मैं इसकी जो ना आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि पिक्चर दिखाऊं कि किस तरह का मटेरियल है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये है क्या भाई। ये टेप टाइप का जो होता है ना, हम मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसे ये नजर आ रहा है आपको? उसे ये इस टाइप, इसको हम कहते हैं वर्निश येलो कैम्ब्रिक टेप। ठीक है, एक भी इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि केबल्स में यूज होता है फॉर द इंसुलेशन पर्पस। ठीक है। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये एक बड़ा फेमस है, और अक्सर अब आजकल पीवीसी पाइप्स वगैरह भी आ जाते हैं, इसको पीवीसी कहते हैं। ये भी बजाते खुद एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ इंसुलेटिंग मटेरियल्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बजाते खुद एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल ये जो है, इसकी जो मटेरियल है, गुड डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, हाई इंसुलेशन एंड रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। एक ये सबसे जो इसकी अच्छी बात ये है ना पीवीसी पाइप्स की, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, मतलब एकदम मेल्ट नहीं होता। दीज हैव नॉट सो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज दोज ऑफ रबड़। अच्छा, बस इसमें एक चीज ये है कि जो रबड़ को अगर हम ये कर रहे थे ना, ये वीआईआर बना रहे थे, उसके बाद रबड़ की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसकी जो है ना पीवीसी की मैकेनिकल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है एज पर कंपेयर टू रबड़ की। Is inert to oxygen and almost inert to many alkynes and acids। ठीक है, अब इनर्ट का मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, केमिकली इनएक्टिव मतलब ऑलमोस्ट इनर्ट टू मेनी अल्काइन्स एंड एसिड, मतलब ये इससे पीवीसी को कोई केमिकल वगैरह या इस तरह की चीजें ना, वो कोई इम्पैक्ट नहीं करती, रिएक्शंस नहीं करता है उनसे। तो ये एक अच्छे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि हम चाह ही रहे थे कि उसकी केमिकल स्टेबिलिटी ज्यादा हो, ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल हो। एक्सएलपी एक क्या कहते हैं कि हमारे पास मटेरियल है। दिस मटेरियल टेम्परेचर 250 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी टेम्परेचर रेंज है, तो बहुत हाई है। दिस मटेरियल gives good insulating properties. It is light in weight, small overall dimension, low dielectric constant, high mechanical strength, low water absorption. These cables permit conductor temperature of 90 degree centigrade and 250 degree centigrade under normal and short circuit conditions.
These cables are suitable up to voltage of 33 kV। मतलब ये ऐसे जो केबल्स होते हैं जिनमें ये मटेरियल लगा होता है उनको 33 केवी वोल्ट तक भी हम ना मटेरियल उसकी इंसुलेशन के लिए ये मटेरियल यूज किया जाता है। XLPE केबल जो 33 केवी है ना, एक बहुत अंडरग्राउंड के हिसाब से एक बहुत सफिशिएंट वोल्टेज है। और हमारे जो यूजुअली जो यही जो यूज होता है 11 केवी के सिस्टम होते हैं, तो ये बहुत सफिशिएंट है XLPE जो आपके पास है 33 का। ठीक है, अभी तक जो मैंने कवर की हैं चीजें उसमें केबल्स की कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, केबल की इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से। मैं अभी आप लोगों को एक और बात रिमाइंड करवाता जाऊं कि लाजमी नहीं है कि सिर्फ यही कहूँ अभी, क्योंकि दिन ब दिन जो ना चीजें चेंज होती जा रही हैं और रिसर्च बढ़ती जा रही है। मटेरियल इंजीनियरिंग बाजार खुद एक बड़ी फील्ड है, तो उसमें आपके पास जो ये तो सिर्फ चंद मटेरियल जो हमने जो इम्पोर्टेंट और बेसिक हैं जिसमें अक्सर केबल्स वगैरह यूज होती हैं, मगर स्पेशल पर्पज के लिए फिर स्पेशल आपके पास मटेरियल्स यहाँ वो इंसुलेटर्स के इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। तो इस तरह की लिस्ट तो बहुत लंबी है। हम जो पढ़ रहे हैं ना वो जो पढ़ रहे हैं वो बहुत सिंपल जो आम चीजें यूज होती हैं उनके हिसाब से। ठीक है, तो आई होप के ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। उसे बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। बात क्लियर हो रही है? हेलो। जी जी, मैंने कहा बात क्लियर हो रही है। हाँ सर, यस सर। हर दरअसल सिग्नल चुके हैं जा किसे? सिग्नल वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, छवि जा रहे हैं सर, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा सही तरह से। अच्छा अच्छा, चलो अभी आई होप के चीजें समझ में आ गई। वैसे भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ जो हाँ शेयर। सर, अभी तक तो सब समझ में आ गई। ओके गुड। अच्छा, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो तो सिर्फ ये किए हैं कि भाई केबल में इंसुलेटिंग मटेरियल किस तरह का होना चाहिए, केबल की इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से। अभी ये सारे कवर नहीं है मगर मोस्ट ऑफ द केबल्स के जो कॉमन यूज होता है वो कवर हो यस गया। सर। इसके अलावा हमारे केबल कंस्ट्रक्शन को भी हमने देख लिया। अब हमारे पास जो है जो हम चीज देख रहे हैं वो है लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स। मतलब अंडरग्राउंड जो केबल होता है उसको किस तरीके से जमीन में लगाया जाता है, उसकी लेंथ का मेथड क्या है। तो उसके जो 3-4 टाइप्स के लेंथ मेथड को देखते हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में वो लेंथ होती है, और कुछ केबल्स की जो तस्वीरें दिखाऊंगा आप लोगों को। तो एक आपको सेंस बन जाएगी चीजें हैं क्या। अच्छा ठीक है, देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल: डायरेक्ट, ड्राई सिस्टम, सॉलिड सिस्टम। तीन टाइप्स के हैं, डायरेक्ट लेइंग, ड्रा इन सिस्टम और सॉलिड सिस्टम। सबसे पहले आते हैं कि डायरेक्ट लेइंग का मतलब क्या है। डायरेक्ट लेइंग में क्या होता है, दिस मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल सिंपल एंड चीप एंड इज मच फेवर इन मॉडर्न प्रोजेक्टाइल्स। ये तो एक तो सिंपल है, बहुत सस्ता है, और आजकल के दौर में इसी को ही ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं कि अडॉप्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड इट ट्रेंच ऑफ 1.5 मीटर डीप एंड 50 45 सेंटीमीटर वाइड इज डग। मतलब ये है कि एक खाई 1.5 मीटर की नीचे जो है ना यूं डिग की जाती है, उसको खोदा जाता है, और उसकी जो विड्थ जो है ना वाइड जो है ना वो 45 सेंटीमीटर होती है। इस तरह जो जिस तरह एक नाले टाइप का होता है ना कि आपके पास अंडरग्राउंड यूं बनाते हैं, ये आप लोगों ने वैसे ही देखा होगा गैस की पाइपलाइन वगैरह, ये यूजली 1-1.5 मीटर नीचे लगती हैं। ठीक है, तो अच्छा, the trench is covered with a layer of a fine and sand and cable is laid over this sand bed to prevent interior moisture from the ground and thus protects the cable from decay। और ये देखा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो 1-1.5 मीटर ये आपने वो नीचे खोदा, और इस तरह 45 सेंटीमीटर जो है आपका ये हो गया। उसके बाद क्या है, थोड़ी सी नीचे ना वो आपके पास सैंड रखी जाती है, फिर केबल को उसी से ही वो क्या कहते हैं कि उसके उसमें उस पर रखा जाता है डायरेक्ट।
अच्छा, उसके अलावा फिर क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक कंक्रीट कवर दिया जाता है। आफ्टर लेइंग द केबल, ट्रेंच इज कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ सैंड। मतलब वो ऐसे ही है जैसे जमीन में हम दफना दे ना, पहले नीचे रेत रखी, उसके ऊपर केबल रखी, फिर उसके ऊपर फिर रेत रख दी ताकि वो मिट्टी में कवर हो जाए। फिर ट्रेंच को कवर किया जाता है, वो ऊपर उसके ऊपर दोबारा वो कंक्रीट लेयर के लिए मतलब ईंटें वींटें रख के उसके ऊपर फिर वो आप जो है सीमेंट वगैरह लगा देते हैं ताकि वो पक्का हो जाए और इसको ना ऐसे हर कोई खोल निकाल भी ना सके। तो ये इसी तरीके से काम किया। तो ट्रेंच इज कवर्ड विथ ब्रिक्स और कंक्रीट कवर टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है जिसमें हम करते हैं, खोदा, रेत रखी थोड़ी, मतलब जो नॉर्मल, उसके केबल रखी, उसके ऊपर फिर रेत रखी और उसके ऊपर जो है ना ईंटें या जो सीमेंट वगैरह लगा दिया ताकि वो आपके पास जो है ना कवर हो जाए और उसको कोई ना कर सके। When more than one cable is laid on in the same trench, a horizontal or vertical spacing of at least 30 centimeters is provided in order to reduce the effect of mutual hitting and is also to ensure that the fall occurring on the cable does not damage the adjacent cable. अच्छा, इसमें सिनेरियो ये है कि अगर फॉर सपोज कभी कभी ये होता है कि आपके पास जो है ना आप एक केबल नहीं अंडरग्राउंड में लगा रहे हैं, आप समझो कि 3 केबल लगा रहे हैं या 2 लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे लाइंग आवृत्ति, ठीक है। तो सी के इसमें क्या होता है कि आप नीचे खोदा, उसमें केबल रखी और रेत रखी, ऊपर केबल लगाई और ऊपर आपने जो है ना उस केबल को, जो अल्लाह भला करे आप लोगों का, कि मट्टी लगा दी और वो सारा कवर कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें थी आपकी, एक इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेइंग, ठीक है। अब उसमें जो मेथड हमने मैं यहाँ पे बता दिया। अच्छा, इन केस अगर फॉर सपोज 1 से 2 केबल लगानी पड़े, ऐसे भी नहीं है ना, लाज़मी हमेशा केस तो ये थोड़ी होता है कि आप एक ही केबल लगाते हैं। अगर 2 लगानी पड़े तो उन दोनों के दरमियान 30 सेंटीमीटर का या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्टेंस रखना लाज़मी है। वो इसलिए कि अगर इन केस किसी एक में शॉर्ट हो जाए, कोई इश्यू हो जाए, तो कम से कम दूसरी का उसका इम्पैक्ट ना पड़े, या दूसरी के एक के फील्ड का असर जो है ना दूसरी पे ना पड़े। तो इसकी वजह से जो आपके पास है, वो जो इश्यू ये होता है वो ये है कि आप उन दोनों के दरमियान ना 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं। ये एक आइडियल कंडीशन होती है एज पर द थ्योरेटिकल, ठीक है। फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि रियल लाइफ में वहाँ पे सिनेरियो क्या है, क्या उन दोनों के दरमियान 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पॉसिबल है, नहीं है। आप बहुत एक जो क्या काम कर किस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, तो समहाउ उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करके आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। और ये किसका काम होता है, ये वहाँ पे उस टाइम जो प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंजीनियर जो होता है, वो इन चीज़ों को असेस करता है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिंपल बस चीज़ें हैं, ये ऐसे ही ऐसे नॉर्मली यही रूटीन फॉलो होता है। इस वजह से इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, cables to be laid in this way must have serving up bituminous type paper as in so that as to provide protect against the chlorine and electrolyte। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर भी लगाया जाता है जो पेपर वगैरह का एक, वो आपने वैसे भी ये देखे होंगे, क्या कहते हैं, मैं आपको शायद दिखा देता हूँ। ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है, मैं आप लोगों को चीज़ों को लाइव दिखाने के काबिल हूँ। तो ये जो है जो आपको जो होता है ना केबल्स की रंग वगैरह लगने से इनसे बचा सके। तो ये देखो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं दिखाता हूँ। ऐसी तरह की चीज़ जो शीट होती है वो ऊपर लगाई जाती है। हमने अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, अगर वैसे वायर्स के ऊपर ये चीज़ें लगते हुए नजर आई होंगी। ये पूरे इसमें ये होता है कि वो आपके पास बच जाती है केबल जो है, इससे लाइफ उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। बस ये फायदा होता है। अच्छा, एडवांटेज इट इज डायरेक्ट लेंगे। ये जो एक बड़ा आपके सामने अच्छी एग्जांपल है कि 4 केबल्स लगाई हुई हैं और एक खोदा और नीचे लगाया, उसके ऊपर आप मट्टी रखेंगे इसके ऊपर और बस बंद कर देंगे। ईंटें वींटें या कोई लगाएंगे वो बंद करें। इट इज सिंपल, लेस कॉस्टली मेथड। इट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर, it gives the best condition for dissipating the heat generating in the cable. The carrying capacity is usually greater than that of the cables in ducts। अच्छा, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी यूजुअली सबसे ज़्यादा होती है जो डक्ट्स में हम लगाते हैं। इट्स क्लीन एंड सेफ मेथड एज द केबल इज इनविजिबल एंड फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल ट्रिपल। तो बहुत एक्सपेक्ट से अच्छा है, सिंपल है, आराम से लगाओ केबल, नीचे डाउन करो लगाओ, और एक सस्ता मेथड भी है केबल्स को नीचे लगाने में। तो ये जो मेथड है आपको जो
ये सारे इनके एडवांटेज हैं डायरेक्ट लिंक मेथड के। अच्छा, हर चीज़ के फायदे नुकसान तो होते हैं, कोई चीज़ बगैर फायदे नुकसान के तो नहीं आती। तो इसका जो आपके पास नुकसान है वो ये है कि extension of loads needs completely new evacuation costing as much as original work। मतलब जब आप इस चीज़ों को एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो उसमें इतना ही खर्चा लगेगा कि जितना फर्स्ट टाइम आप जैसे न्यू के लिए लगाते हैं, क्योंकि पूरा आप कवर कर देते हैं चीज़ों को, फिर पूरा खोदते हैं, फिर सारा मेहनत लगती है। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट इज डिफिकल्ट, मतलब उसमें फॉल्ट अगर कहीं वगैरह आ जाए तो वो भी लोकलाइज करना बहुत मुश्किल है। वो वैसे अंडरग्राउंड में ये सबसे बड़ा इशू होता है एज कम्पेयर टू ओवर हेड में। आपके पास अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको आइडेंटिफाई करना कि है कहाँ पर। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हाई, मतलब कहीं भी कोई इशू वगैरह हो तो उसको सिर्फ फॉल्ट को चेक करने के लिए कहाँ कहाँ पे है वो ही आपके पास अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। इसके जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी स्पेशल आते हैं कि कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, मगर फिर भी एक चीज जो है आपको एक अच्छा खासा एफर्ट लगती है इसमें। द केबल्स sheets may sometimes undergo chemical changes and get damaged due to the impurities present in the soil। अच्छा, इसमें ये भी चांसेस हैं कि आपके पास नीचे जमीन जो होती है ना वो हमेशा हमवार नहीं होती, एक जैसी नहीं होती हर जगह। तो उसमें आप बंद कर देते हैं, उसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज आ जाती हैं बहुत वजूहत की वजह से। तो वो इम्प्योरिटीज जो है ना आपके केबल को कहीं कहीं पे उसको डैमेज कर देती हैं, या उसकी जो आपके केबल के नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एक खतरा रहता है इसमें। अच्छा, रिस्क ऑफ केबल बीइंग डैमेज एट ए सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन वर्क कैरिड आउट फॉर एक्सपेंशन और रिपेयर वर्क। excavation work carried out for the expansion or repair work। ठीक है, तो रिस्क ऑफ केबल बिन डैमेज मतलब जहाँ पे आप एक्सटेंड वगैरह करें तो केबल डैमेज होने के खतरे भी हैं। इट कैन नॉट बी यूज इन कंजेस्टेड एरिया वेयर एक्सकेवेशन इज एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट। मतलब ये जो है ना ऐसी जगहों पे मेथड अप्लाई नहीं किया जा सकता जहाँ पर आप जो है जो एरिया छोटा हो, मतलब छोटी गलियां हो, रोड छोटे हैं, तो वहां पे ये मेथड ना आपका इतना सूटेबल नहीं है। तो ये इसके नुकसान हैं। ठीक है, जहाँ पर आप छोटी छोटी गलियां हो तो वहां पे आप किस तरह से खुदाई करेंगे, उसमें ये चीजें करेंगे, तो उधर ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं होता। उसके लिए फिर दूसरे मेथड्स हैं जो कि हम देखते हैं। ड्रॉ इन सिस्टम। ड्रॉ इन सिस्टम में क्या होता है कि आप जो है in congested area where excavation is expensive and inconvenient, this system of uh, lying of underground cables is often adopted। ऐसी जगह जहाँ पे गलियां छोटी हों या एरिया छोटा हो या वो, तो उस जगह पे ड्राइन सिस्टम जो है ना सिस्टम लगाया जाता है। The method of cable line is most suitable for short length cable routes such as in workshops, railway bridges, crossing and road where frequent digging is costlier and impossible। अच्छा, एक तो ये इनके ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे इस चीज को आप जो है ना ज्यादा लगा सकते हैं। जहां जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस हो, मतलब आपके पास जहाँ पे इतनी ज्यादा खुदाई करना इतना आसान ना हो, बार बार खुदाई करना, मतलब तो ऐसी जगहों पे ये सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। मैं इसकी अगेन आपको ना कुछ चीजें दिखाता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आप लोगों को कि ये है क्या चीज। ठीक है, in this method, conduct of glass, stone, and concrete are laid in the ground with a manhole at a suitable position along the cable route। The cables are then pulled into the position from the manholes। ये वाला तरीका है। इसमें क्या होता है, केबल इससे गुजारी जाती है और ये आपका है सॉरी। तो इसमें आपके पास जो केबल्स हैं वो यहाँ से गुजारी जाती हैं और ये कहीं पे, अब इसका ये है कि ये रख दो सिस्टम पूरा लगा दो। अब केबल्स वगैरह में इसमें अंदर इसमें लाइक हुए कभी कोई इशू वगैरह हो तो आप किसी केबल को निकाल के कर दें तो उससे बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई क्योंकि अब ये पूरा सिस्टम आपको खरीदना लगाना पड़ेगा, तो इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई। द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोज ग्रुपिंग ऑफ केबल्स एंड अनफेवरेबल कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। सबसे बड़ा ये इशू है इसमें कि ये जो ना एक दूसरे के साथ बहुत करीब करीब लगी हुई वायर्स,
तो इसके दरमियान जो एक तो ज्यादा होती है तो करंट कैरिंग कैपेसिटी में से वजह से कम हो जाती है। दूसरा ये कि इनमें अंदर कोई हीटिंग वगैरह अगर होती भी केबल्स की नॉर्मल, तो उसको हीट डिसिपेट होने के बहुत ही एरिया नहीं है इतना ज्यादा, कहाँ भी कंक्रीट है और एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। तो इन दोनों कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे ना इश्यूज की वजह से आपके पास ओवरऑल केबल की जो यहाँ पे कम करंट कैरिंग केबल्स को लगाया जाता है, क्योंकि फिर ज्यादा करंट कैरिंग और ज्यादा हीट होगी तो फिर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये मेथड वहां पे अच्छा है जहाँ पे हर वक्त मतलब हम खुदाई करना बहुत मुश्किल है, जिस तरह सिस्टम ऑलरेडी बने बनाए हैं, शॉप वगैरह हैं, रेलवे स्टेशन से हैं या शॉर्ट डिस्टेंस पे हैं, छोटी गलियां हैं, तो उस तरह के सिस्टम में आपके पास जो है ये काम अच्छा कर सकता है। इसके कुछ एग्जांपल आप ये भी देख लें, ये देखो इस तरीके से आपके पास ये डक्ट वगैरह लगाए जाते हैं, ये देखें। तो ये सारा एक मेथड है, आपने जो अंडरग्राउंड को इसको कहते हैं ड्रा इन सिस्टम मेथड फॉर अंडरग्राउंड केबल्स। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है कि छोटी छोटी गलियों में वो करते हैं। अच्छा, इसके जो दूसरे एडवांटेज हैं, ये तो एक हो गया कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। दूसरे ये इसका एडवांटेज है कि भाई इसमें रिपेयर्स अल्टरेशन एडिशन टू द केबल्स कैन बी मेड विदाउट ओपनिंग द ग्राउंड। मतलब इसमें आपको ग्राउंड में रिपेयर वगैरह करना या कोई चीज करना, पूरे ग्राउंड खुदाई करने से वैसे ही हो जाता है। मतलब आपको दोबारा वो नई खुदाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये एक वो सिस्टम की तरफ है, उधर से आप ड्रॉ करके उसको चीजें लगा देते हैं। अच्छा, as the cable are not armored, therefore joint become simpler and maintenance cost is reduced considerably। इसका जो सबसे फायदा ये है कि मेंटेनेंस कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो जाती है इस सिस्टम से। आर्मर्ड नहीं होते इन केबल में, यूजुअली इसके केबल की ना आर्मर्ड नहीं होती। दे आर वेरी लेस चांसेस ऑफ फॉल अगेन ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सिस्टम। अब क्योंकि कंक्रीट के बॉक्सेस हैं, ये जो है ना देख रहे हैं आपके पास एक सॉलिड बॉक्सेस हैं और वो मटेरियल के लगे हुए हैं, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर वगैरह की, और तो उस वजह से फॉल के चांसेस भी कम है। दिस मेड ऑफ केबिन सुटेबल फॉर कंजेस्टेड, अगेन वही कि ये उन एरियाज के लिए सुटेबल है जहाँ पे एरियाज कंजेस्टेड है, या वहां पे डिगिंग करना मुश्किल है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके पास शॉर्ट डिस्टेंस के लिए लगाना हो या इस तरह की चीजों के लिए ये सिस्टम अच्छा है। तीसरा है सॉलिड सिस्टम। इस केबल इज ओपन bias are thorough dug out in the earth along the cable route. In this manner, cable is laid out in open pipes. ऐसे ही ओपन पाइप्स में लगाई जाती हैं थ्रू दी डग आउट्स। ये वाला मेथड जो नॉर्मली हम जो है ना एसीडीएससी के सिस्टम जो लगते हैं डक्स के थ्रू लगाते हैं, तो इस तरीके का सिस्टम होता है। दी ट्रफिंग ऑफ दी कॉस्ट आयरन स्टोन एसफॉल्ट आर ट्रीटेड वुड, मतलब ये जो है ना या तो वुड के होते हैं या तो इस तरीके से आयरन, कॉस्ट आयरन के या स्टोन वेयर के या इस तरीके की चीजों के ये डिफरेंट डक्स वगैरह होते हैं। After the cable is laid in position, the tuffing is filled with a bituminous compound and covered over। मतलब इसमें से कंपाउंड से उसको कवर किया जाता है और मतलब ये डाला जाता है और उसको कवर किया जाता है। Cable laid in this manner are usually plain lead covered because tuffing affords good mechanical protection। अच्छा, इसमें ज्यादा इतने कवर करने के यहाँ आपको वैसे भी वो नहीं होती, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ना ऑलरेडी मैकेनिकल प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इस वजह से आपके पास इतना ज्यादा उसमें वो कवर नहीं किया जाता, इतना ज्यादा ऊपर कोई और खर्चा नहीं था। डिसएडवांटेज ड्यू टू द पूर हीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन इसमें भी वो इशू है क्योंकि अंडर डक्ट में बंद है, तो इसमें हीट वगैरह केबल की है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट होने का वो आउटसाइड में कोई इन्वायरमेंट में नहीं मिलता, तो उससे करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है ना इससे रिड्यूस हो जाती है। तो हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो आपके पास सिस्टम सिस्टम फेल हो, हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो सिस्टम फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, लेइंग एंड रिपेयर रिक्वायर्स मोर टाइम। इसमें अगर नीचे लगाना और रिपेयर करने वगैरह में टाइम ज्यादा लगता है। लेइंग एंड रिपेयर कैन नॉट बी कैरिड आउट इन रेनी सीजन। दोस्तों है कि बारिशों वगैरह में भी तो अंडरग्राउंड को कोई भी काम नहीं करता है, क्योंकि अगर डिग आउट करेंगे तो फिर पूरा पानी भर जाएगा और मसला हो जाएगा। This method of laying underground cable is rarely used because of the high cost। अच्छा, ये एक सिस्टम तो है मगर बहुत ही अक्सर नहीं यूज होता। अच्छा, अब हमने जो चीजें देखी
अभी तक जो हम जो देखते आ रहे हैं, नीचे अंडरग्राउंड में लाया कैसे किया जाता है उसको मेथड देखा, केबल्स के इंसुलेशन मटेरियल देखे, केबल की कंस्ट्रक्शन देखी, केबल क्यों यूज होती है वो सब चीजें देखी। अभी तक हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो ये रहते हैं कि इसमें अंडरग्राउंड फॉल्ट किस किस तरह आते हैं, क्या क्या होता है, ये चीज हो गई। सिलेक्शन ऑफ केबल कैसे होती है, कैपेसिटी ऑफ केबल और कैटेगरीज ऑफ केबल, ये सारी चीजें अभी भी हमारी कवर नहीं हुई, जो कि अभी हमें कवर करनी है। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि ये है क्या चीज एक्चुअल में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, आपको मैं इन चीज़ों की वीडियोस दिखाऊंगा, ताकि मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ अभी, क्योंकि वीडियोस जो है ना मेरे हिसाब से चीज़ें ज़्यादा क्लियर करता है आप लोगों को समझने में। ओके, तो मैं अंडरग्राउंड केबल्स की आपको वीडियो दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल्स में जो आपके पास सिर्फ क्या कहते हैं On underground cable laying, we will see two different ways of laying the cable. The first way ट्रेंचेस केबल लेइंग एंड द सेकंड इज द लेइंग ऑफ केबल इन ओपन ट्रेंचेस। ठीक है, जिस तरह हमने इसको जो पढ़ा था ना कि एक डायरेक्ट लेइंग है और दूसरा उनके थ्रू होता है, डक्ट्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, trenchless machine by injecting water in the soil. As you can see, this black pipe is an HDPE pipe of 160 mm diameter. After pilot and rimming, we will pull this black pipe and put it in the bore with the help of trenchless machine. We will put a wire in the pipe and insert the rod to pull the cable to keep the cable safe. Insertion of HDPE pipe through the bore is in progress. We can see that roller stools are placed under the HDPE pipe for smooth movement without drag and stress on the HDPE pipe. Greetings, my name is Virendra. I am a supervisor. Here I am supervising trenchless cable laying. Today we will see how to अच्छा, अभी जो आप ये देख रहे हैं ना मेथड, देखो स्टेज को अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी बिल्कुल न्यू मेथड, न्यू तो नहीं कहेंगे, मतलब एडॉप्ट है दुनिया में, जहाँ पे मतलब आपको ट्रेंचेस भी नहीं करने हैं। ट्रेंचेस का मतलब ये है कि मिसाल हमें खुदाई भी नहीं करनी, हम ड्रिल करके उसके थ्रू केबल्स को वहां पे पास करवाते हैं। अच्छा, इसके भी फिर अपने प्रोज कॉन्स हैं और उसकी सेफ्टी वगैरह हर मामला तो देखा जाता है, और ये जो मेथड शो कर रहा है ना वो ट्रेंचलेस टेक्निक है। 11 kV HD cable by trenchless technique. अच्छा, 11 केवी की हाई टेंशन केबल है जो कि ट्रेंचलेस टेक्निक से Attached cable with the drum jack and the drum is turned upwards. With the help of these rollers, we will move the cable up to the pitch. At the tip of the cable, a Chinese finger is placed. Below that, at the bottom is the rod for pulling the pipe. To this rod, the Chinese finger is attached. We will pull the cable with the help of a D-clamp. This is the test pit of a cable trench. You can see that the depth is more than 1 meter. As per standard regulations, the depth should be more than 1 meter ठीक है, जो डेप्थ नीचे उन्होंने खुदाई की हुई है वो है 1 मीटर से ज्यादा है। for HD cable. Going forward, the depth increases further to 1.5 to 2 meters.
ठीक है, जो नीचे हमने कहा था ना 1.5 मीटर से 2 मीटर के करीब जो है इसकी अंडरग्राउंड इसकी होनी चाहिए। Where this cable exists, the depth would be more than 1 meter. In the middle, the depth would be between 1.5 to 2 meters. The crew members are placing additional roller stools. Helpers are pulling the cable from the drum so that there is no pressure on cable. If the cable is loose, it will go inside smoothly acting rod. ठीक This है, is called a trenchless machine. Cable pulling is done with the help of trenchless machine. In this process, we need 5 pulling rods of 3 meters each. After pulling 3 meters, the rod will be opened and removed. Again, another rod will be removed after each pull. You can see that the cable we were pulling has reached the end and has come out here. This is a 3 by 400 square mm 11 kV HD cable drum to 2.3 up its ठीक है, way. तो ये Heat treatment process of the straight through the joint after completion. ठीक है, Now, the joints have been made successfully. It is 3 core 400 half-line cables today and depth is Rajvi in the trench. The diameter between the two cables, you can see both the circuits are running parallel in the trench. ठीक है। अभी जो हम जो डिस्क्राइब कर रहे थे, जो 2 केबल डायरेक्ट लेइंग मेथड है वो ये है। इसमें देखो 2 केबल डायरेक्ट 1 मीटर तक इसको नीचे खोला है, ये देखो 1 मीटर तक है और यहाँ तकरीबन 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान 30 सेंटीमीटर एज पर द स्टैंडर्ड इनको रखना है। तो ये एक डायरेक्ट लेइंग मेथड है, इसमें आपने खुदाई की। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो था ट्रेंचलेस, मतलब विदाउट किसी खुदाई की आप जो है ना डायरेक्ट पाइप्स के थ्रू उसमें जो कर रहे थे। Two cables running parallel. Bring the depth before laying and is over the cable is filled with the remaining. ये इजी है मेथड और The surface of the मोस्टली यूज है, सस्ता भी है। dressed and if required, restoration of road or footpath is done as per the norms. So far, you have seen ठीक है, तो ये था हमारा अंडरग्राउंड का ठीक है सिस्टम, डायरेक्ट लिंक और ट्रेंचलेस, जो कि हमने इसमें नहीं पढ़ा था। ओके, तो इस लेक्चर में अभी तक के लिए इतना ही है। और किसी को आज कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अंडरग्राउंड केबल पार्ट्स को, ठीक है। और इन चीज़ों को डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने केबल्स की कुछ जो है कैलकुलेशन वगैरह के हवाले से, फिर हम अगले टॉपिक से बढ़ेंगे। आई होप कि अभी तक के जितनी चीज़ें हम डिस्क्राइब किए हैं वो समझ में आ गई होंगी, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं ज़रूर मुझे डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।